हेलो गाइस। हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें मैं आपको सभी स्टेट्स के नेशनल पार्क्स वगैरह बताऊंगा। और एक वीडियो हम लोगों ने उसमें देखा भी है जिसमें मैंने आपको जम्मू कश्मीर और लद्दाख के नेशनल पार्क्स के बारे में डिस्कस किया है। हम लोग इससे पहले कि बाकी स्टेट्स के नेशनल पार्क्स को कवर करें, उससे पहले हमें ये भी जानना होता है कि हम लोग ये जो नेशनल पार्क्स वगैरह पढ़ते हैं, ये एक्चुअली इनका मतलब क्या होता है। और जनरली हम लोग तीन वर्ड सुनते हैं, हमारे एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं। तीन वर्ड्स आपको सुनने को मिलता है, जिसमें एक वर्ड आप सुनते होगे बायोस्फीयर रिजर्व, जिसको हिंदी में जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र या जैवमंडल आगार कहा जाता है। दूसरा एक वर्ड होता है जिसको हम लोग कहते हैं नेशनल पार्क, जिसको हिंदी में हम लोग राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। और तीसरा एक वर्ड होता है जिसको कहा जाता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, या इसको हम लोग हिंदी में जैव मंडल आरक्षित सॉरी वन्य जीव अभयारण्य कहते हैं। यानी बायोस्फीयर को जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, नेशनल पार्क को राष्ट्रीय उद्यान, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को हम लोग क्या बोलते हैं, वन्य जीव अभयारण्य। तो ऐसी कंडीशन में ये तीनों शब्द हमें सुनाई पड़ते हैं, या इसको हम लोग पढ़ते हैं कहीं ना कहीं बुक्स वगैरह में। तो कई बार ये कंफ्यूजन होता है कि आखिर इसमें अंतर क्या होता है, ये क्या होते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इसी बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या होता है नेशनल पार्क, नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से कैसे अलग होता है, बायोस्फीयर नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से कैसे अलग होता है, इन दोनों में कैसे नॉर्म्स होते हैं, किस टाइप से रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। तो इनमें हम लोग जो है वो देखेंगे कि इनमें अंतर क्या होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इसी को कवर करेंगे। और बायोस्फीयर को जैवमंडल आगार या जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र भी कहा जाता है। अब चलिए हम लोग इसके डिफरेंसेस को देखते हैं। तो डिफरेंस में देखते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ पे कि एक्चुअली अगर इन तीनों को हम लोग देखें तो तीनों मीडियम है, यानी तीनों क्या है, जीवों को बचाने के लिए यानी संरक्षित करने के लिए यानी कंजर्वेशन के जो है वो टाइप होते हैं। तो आप देखो कि जब भी किसी भी जीव के ऊपर खतरा होता है तो हम उसको बचाने का प्रयास करते हैं, चाहे वो जीव हो या कोई पेड़ पौधा हो, यानी फ्लोरा और फौना दोनों में से किसी के ऊपर अगर कोई खतरा होता है तो हम उसको बचाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, और ये जो बचाने का प्रयास होता है इसी को हम लोग संरक्षण कहते हैं या कंजर्वेशन कहते हैं। तो हमारे यहाँ पे यानी जो संरक्षण होता है, उस संरक्षण को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। यानी जो कंजर्वेशन होता है, इस कंजर्वेशन को अगर आप देखो तो कंजर्वेशन को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। और इसका एक पार्ट होता है कंजर्वेशन का जिसको कहा जाता है इन सीटू, और इन सीटू कंजर्वेशन जो होता है इसको कहा जाता है हिंदी में स्वस्थाने। और दूसरा जो होता है इसको कहा जाता है एक्स सीटू, और इसको कहा जाता है बहिर्स्थाने। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे कि अगर हमें किसी जीव को बचाना होगा तो उसको हम कंजर्व करेंगे यानी उसको संरक्षित करेंगे। और जब संरक्षित करेंगे तो संरक्षित करने के दो तरीके होते हैं। ठीक है, एक तरीका होता है इन सीटू कंजर्वेशन और दूसरा तरीका होता है एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन वो कंजर्वेशन होता है जिसमें उस जीव को उसके नेचुरल हैबिटेट यानी उसके प्राकृतिक आवास स्थल पर ही संरक्षित कर दिया जाता है। यानी अगर आपको वो जीव बचाना है तो आपको उसको वहीं पर जहां पर वो नेचुरली पाया जाता है उसी एरिया में संरक्षित कर दो। ऐसे संरक्षण को कहा जाता है इन सीटू कंजर्वेशन। यानी अगर मान लो आपको शेर बचाना है तो शेर का बचाने का दो तरीका है, या तो आप शेर को उठा लाओ, ऐसी जगह पे रख लो जहां पर आप उसको देख सको, संरक्षित कर सको, या तो जिस जहां शेर पाया जाता है उस जंगल को ही संरक्षित कर लो। तो आप जंगल को अगर संरक्षित करोगे तो आपने उसके नेचुरल हैबिटेट को संरक्षित कर दिया, तो ऐसे कंजर्वेशन को कहते हैं इन सीटू कंजर्वेशन। और अगर आप शेर को वहां से उठा करके दूसरी जगह पर ले जाकर के जो कि उसका नेचुरल प्लेस नहीं है वहां पर कंजर्व करते हो तो ऐसे को क्या कहा जाता है, एक्स सीटू कंजर्वेशन। क्लियर? तो इन सीटू कंजर्वेशन के अंतर्गत हम लोग देखते हैं नेशनल पार्क्स जो होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो होती हैं, बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं, रिजर्व फॉरेस्ट जो होते हैं, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो होते हैं। तो यानी ये सब किसके उदाहरण माने जाते हैं या किसके उदाहरण है, इन सीटू कंजर्वेशन के। और जो एक्स सीटू कंजर्वेशन के हैं जैसे जूलॉजिकल पार्क है, बॉटनिकल गार्डन है, जीन बैंक है। तो अगर आप किसी चिड़ियाघर को देखो
तो चिड़ियाघर में आप देखोगे कि डिफरेंट डिफरेंट जानवर पाए जाएंगे, लेकिन वो उनका नेचुरल हैबिटेट नहीं होता है। उनको उठा उठा करके ला करके उनको वहां पे संरक्षित किया जाता है, उनको बचाया जाता है, बट वो उनका नेचुरल हैबिटेट नहीं है। तो इसका मतलब जो चिड़ियाघर है वो चिड़ियाघर किस कंजर्वेशन के अंतर्गत आएगा? एक्स-C2 कंजर्वेशन के अंतर्गत आएगा। तो यानी जूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल गार्डन, जीन बैंक वगैरह जो है ये एक्स-C2 में आते हैं, और इन सिटू कंजर्वेशन में नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व वगैरह इनको शामिल किया जाता है। फिलहाल अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हमें इन तीनों के बारे में पढ़ना है, क्योंकि ये तीनों हम अक्सर सुनते हैं और कई बार इनमें कंफ्यूजन होता है कि ये क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्यों इन तीनों को अलग बनाने की बात की जाती है। तो इसको हम लोग देखते हैं कि क्या डिफरेंसेस होते हैं। देखो, हमारे यहाँ पे जो जानवरों को बचाने के लिए प्रयास किया गया और जिसको एक लीगल रूप दिया गया, और लीगल रूप देते हुए एक एक्ट पास किया गया, और वो जो एक्ट है उस एक्ट को कहा जाता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, या इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। ये मैंने आपको पहले वाली वीडियो में भी बताया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें भी आप ध्यान रखना है कि ये इंपॉर्टेंट ईयर है और ये एक्ट भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, तो भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 जो है, इसी के तहत हम वन्य जीवों को संरक्षित करने का प्रयास करते हैं। और इस एक्ट के तहत हमारे यहाँ पर दो प्रकार के कंजर्वेशन का मेथड बताया गया है, जिसमें एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दूसरा नेशनल पार्क। ठीक है, यानी इस एक्ट के तहत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क के कॉन्सेप्ट को हमारे यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया, और इसको बनाने का यानी इसको लीगल रूप में हम लोग इंट्रोड्यूस किए। ठीक है, इसको लीगल रूप दिया गया। अब हमें ये देखना है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में डिफरेंसेस क्या होते हैं, यानी क्या ऐसा होता है जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में होता है बट नेशनल पार्क में नहीं होता है, या कुछ ऐसा होता है जो नेशनल पार्क में होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में नहीं होता है। तो इस चीज को हम लोगों को देखना है कि इनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो सबसे पहले आप देखो कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है वो एक ऐसा एरिया होता है, एक ऐसा एरिया प्रोटेक्ट किया जाता है जिसमें पाए जाने वाले वाइल्ड लाइफ को कंजर्व किया जाता है, यानी जो एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स वगैरह जो होते हैं, उनको कंजर्व करने का काम किया जाता है। अब वो जो एरिया होता है उस एरिया में हो सकता है किसी प्राइवेट लोगों का की जमीन हो, यानी उस एरिया का कुछ भाग किसी के का क्षेत्र हो, किसी का खेत हो, किसी की बाग हो। ठीक है, और उसका कुछ भाग हो सकता है गवर्नमेंट के द्वारा ओन किया जाता है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होती है, इसका कुछ हिस्सा जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा हो सकता है और कुछ हिस्सा प्राइवेट भी हो सकता है। तो कहने का सेंस यहाँ पर क्या है कि ये एरिया गवर्नमेंट के द्वारा ओन भी की जा सकती है और प्राइवेट एजेंसीज के द्वारा भी ओन की जा सकती है, यानी इस पे उनका भी हक होता है। ठीक है, तो यानी किसी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर हो सकता है किसी का खेत हो और वो व्यक्ति वहां पे खेती करता हो, और अगर वो खेती करता होगा तो उसकी ऑनरशिप उसकी होगी वहां पे। ठीक, तो सबसे पहला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे गवर्नमेंट का भाग भी हो सकता है और प्राइवेट पार्ट भी हो सकता है, यानी प्राइवेट एजेंसीज का भी वहां पे ऑनरशिप हो सकती है। लेकिन जो नेशनल पार्क्स होते हैं, यहाँ पे प्राइवेट लोगों का कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ किसके अधीन होता है? गवर्नमेंट के अधीन होता है। यानी इसका जितना भी लैंड मास रिजर्व होगा वो सारा का सारा किसके द्वारा ऑन किया जाएगा? गवर्नमेंट के द्वारा ऑन किया जाता है। तो पहला बेसिक डिफरेंस आपको आई होप समझ में आया होगा। दूसरा अगर आप देखो तो ये मैंने हम लोगों ने देखा कि वाइल्ड एनिमल्स को कंजर्वेशन के लिए होता है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होते हैं वो सिर्फ जीवों को संरक्षित करने के लिए होती है, यानी सिर्फ किसके लिए? पर्टिकुलर जीवों को संरक्षित किया जाता है। लेकिन वहीं पर नेशनल जो पार्क्स होते हैं, इन नेशनल पार्क्स का दायरा बड़ा होता है। ये फ्लोरा और फाउना को तो कंजर्व करते ही करते हैं, उस भूभाग को भी कंजर्व करते हैं, यानी लैंड मास को भी या लैंडस्केप को भी कंजर्व करते हैं। यानी अगर किसी भी नेशनल पार्क के अंतर्गत एक पहाड़ी पाया जाता है, यानी लैंडस्केप में एक पहाड़ी पाई जाती है, तो उस पहाड़ी को भी बचाने का प्रयास किया जाएगा। ऐसा ना हो कि वो धीरे धीरे हिल रीजन खत्म हो जाए, और अगर उसमें कुछ ऐसा मिल रहा है जो कि ऐतिहासिक है, तो उस ऐतिहासिक क्षेत्र को या ऐतिहासिक वस्तु को भी बचाने का प्रयास किया जाता है नेशनल पार्क के अंतर्गत। तो कहने का मतलब हुआ कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उससे ज्यादा बड़ा दायरा होता है किसका? नेशनल पार्क का। इसमें सिर्फ जीवों को संरक्षित किया जाता है, इसमें सिर्फ जीवों को ही नहीं, उनके साथ साथ में लैंडस्केप को और साथ ही साथ में उसके हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट को भी जो है वो संरक्षित करने का प्रयास किया जाता है। ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है, इसकी जो बाउंड्री होती है वो बिल्कुल क्लियर बाउंड्री नहीं होती है, यानी उसमें जो है कुछ स्कोप होता है कि बाउंड्री में वेरिएशन हो सकता है।
ठीक है, यानी बिल्कुल क्लियर डिमार्केशन नहीं होता है बाउंड्री की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, बल्कि जो नेशनल पार्क्स होते हैं इसमें पूरी तरीके से क्लियर्ड बाउंड्री होती है, यानी पूरी तरीके से फिक्स होता है कि ये हिस्सा यहाँ तक नेशनल पार्क है और इसके बाद वाला हिस्सा नेशनल पार्क नहीं होता है। बल्कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है इसमें फ्रंट की कंडीशन अप्लाई होती है और यहाँ पे बाउंड्री की कंडीशन अप्लाई होती है। ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंस आपको ध्यान रखना है कि इधर बाउंड्री पूरी तरीके से क्लियर नहीं होती, बट इधर जो है बाउंड्री का डिमार्केशन बिल्कुल क्लियर होता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, यानी नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपने ये तीन डिफरेंसेस देखे जो यहाँ पर आपको आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब इसके बाद में और भी कुछ डिफरेंसेस हैं जिनको आपको देखना है यहाँ पे। अगला डिफरेंस यहाँ पर क्या है कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं इसमें जो आउटसाइड की एक्टिविटीज होती हैं, आउटसाइड की एक्टिविटीज का मतलब होता है कि आप जाकर के वहां से लकड़ी काट लो, यानी टिम्बर ले लो, वुड कलेक्ट कर लो, आप जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कर लो वहां पे, आप वहां से मधुमक्खी या आप वहां से हनी जो है ले आओ। तो कहने का सेंस हुआ कि डेली यूज के लिए जो चीजें होती हैं वो आप वहां से यूज कर सको, वहां पे जाकर के जानवरों को चरा सको यानी ग्रेजिंग कर सको। तो ये सारी एक्टिविटीज जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अलाउड होती है, यानी आप यहाँ पर जाकर के ये सारी चीजें कर सकते हो। इसका मतलब यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शन होता है वो रिस्ट्रिक्शन कम होता है, यानी जो यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड एरिया रिस्ट्रिक्शन होता है वो रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे कम है। बल्कि जो नेशनल पार्क्स होते हैं इस नेशनल पार्क में कोई आउटसाइड एक्टिविटीज अलाउड नहीं होती है, यानी यहाँ पे आप अपने जानवरों को नहीं चरा सकते, यहाँ पे आप जाकर के खेती नहीं कर सकते, यहाँ पे आप जाकर के फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स का यूज नहीं कर सकते, यानी फॉरेस्ट प्रोडक्ट आप यहाँ से नहीं ले सकते। बल्कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आप फॉरेस्ट प्रोडक्ट को ले सकते हैं। तो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान रखना है कि ये भी डिफरेंस होता है किसमें, वन्यजीव संरक्षण जो वन्यजीव अभ्यारण्य है और राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ये डिफरेंसेस है। उसके बाद में अगला आप देखो कि इनका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती हैं और नेशनल पार्क, इन दोनों के फॉर्मेशन के लिए नेशनल जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है उसमें प्रोविजन किया गया है, और उसमें कहा गया है कि अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी वन्य जीव अभ्यारण्य को बनाना है तो सरकार के द्वारा एक ऑर्डर पास हो जाना चाहिए, यानी सरकार ने एक ऑर्डर दिया और सरकार ने एक ऑर्डर दिया उसके आधार पे इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि सरकार का ऑर्डर सिर्फ चाहिए, सिर्फ ऑर्डर चाहिए। और वहीं पर अगर आपको कहीं पर नेशनल पार्क बनाना है तो यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट का ऑर्डर नहीं चाहिए, इसके साथ साथ में जो विधायिका होती है लेजिस्लेचर, जैसे सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट या संसद और स्टेट लेवल पे जो है स्टेट लेजिस्लेचर, या इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं विधानसभा, और यहाँ पर क्या बोला जाएगा संसद। ठीक है, तो संसद और विधानसभा या विधानमंडल की अनुमति होना जरूरी होती है। जैसे अगर इस समय कोई भी सरकार या अभी हमारी जो प्रेजेंट सरकार है वो कोई एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाना चाहती है, तो ऐसी स्थिति में वो एक ऑर्डर पास करेगी, जो गवर्नमेंट है यानी प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट, और वो एक ऑर्डर पास करके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का फॉर्मेशन कर देगी। लेकिन अगर नेशनल पार्क बनाना है तो उसको एक अपनी ड्राफ्ट बना करके पार्लियामेंट में पेश करना पड़ेगा, और पार्लियामेंट जब उसको पारित करेगी तब जाकर के नेशनल पार्क बनेगा। तो इसमें आपको दोनों को में डिफरेंस समझना है कि इसमें सिर्फ ऑर्डर से हो जाता है और इसमें आपको लेजिस्लेचर से जो है वो परमिशन होना चाहिए। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि नेशनल पार्क का फॉर्मेशन कौन करता है, पार्लियामेंट या राज्यों की विधानसभा करती है। और यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे वन्य जीव अभ्यारण्य का जो गठन है या जो इनका निर्माण है वो सरकार के द्वारा एक आदेश से हो जाता है। ठीक है, उसके लिए यानी विधानमंडल में या संसद में जाने की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ सरकार के एक आदेश से ऐसा हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि अगर एक वन्य जीव संरक्षण यानी वन्य जीव अभ्यारण्य है तो इस वन्य जीव अभ्यारण्य को नेशनल पार्क में कन्वर्ट किया जा सकता है, यानी वन्य जीव अभ्यारण्य में और रिस्ट्रिक्शन बढ़ा के उसको नेशनल पार्क में बनाया जा सकता है। ठीक है, तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि फिर आपको क्लियर डिमार्केशन करना पड़ेगा, पूरा रिस्ट्रिक्शन बतानी पड़ेगी, ये सब कुछ करके आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेशनल पार्क में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन कभी भी किसी नेशनल पार्क को आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में नहीं कन्वर्ट करोगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि इसका जो है वो अपग्रेडेशन हो सकता है, लेकिन इसको आप डाउनग्रेडेशन नहीं कर सकते, यानी इसको डाउन नहीं कर सकते बल्कि इसको अप कर सकते हो। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कैन बी कन्वर्टेड इनटू द नेशनल पार्क, बट नेशनल पार्क नेवर कन्वर्टेड इनटू द
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों यानी ये डिफरेंसेस आपको। अब ऐसे में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को आईयूसीएन जो है वो अपने कंजर्वेशन में जो कैटेगरी में शामिल करता है वो उसकी 4th कैटेगरी में है। ठीक है, यानी आईयूसीएन के द्वारा जो कंजर्वेशन की कैटेगरी है उसमें जो चौथी कैटेगरी है उसका रिलेशन किससे है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। और वहीं पर जो दूसरी कैटेगरी है उसका रिलेशन किससे है? नेशनल पार्क से। यानी जो सेकंड कैटेगरी है वो नेशनल पार्क से रिलेटेड है और जो 4th कैटेगरी है वो किससे संबंधित है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाता है और अगर आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो या पीसीएस वगैरह का, अगर आपसे आपसे क्वेश्चन में इस टाइप से पॉइंट बना के क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये भी पूछा जा सकता है कि नेशनल पार्क जो है वो आईयूसीएन की किस कैटेगरी में है, या आईयूसीएन की सेकंड कैटेगरी में है या थर्ड कैटेगरी में है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। नेशनल पार्क सेकंड कैटेगरी में है, वहीं पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होते हैं वो 4th कैटेगरी में होते हैं। तो ये डिफरेंसेस हैं जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क्स के बीच में होते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई होंगी यहाँ पे। तो हमने अभी तक क्या देखा? नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो डिफरेंसेस होते हैं उसको, इन दोनों वर्ड्स को आपको ध्यान रखना है। और इन दोनों को कहां से लिया गया इंडिया में, यानी कहां पे इनका प्रोविजन है? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। और तीसरा एक वर्ड आपको दिखाई पड़ता है जिसको हम लोग बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। यानी क्या बोला जाता है इसको? बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है, ठीक है, यानी बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो, इसका कॉन्सेप्ट क्या है और इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं जो आपको वहां से डिफरेंस यहाँ पे क्लियर दिखाई पड़ेंगी। ठीक, तो आप देखो यहाँ पे कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक संस्था है और उस संस्था का नाम है यूनेस्को। यानी आप इंटरनेशनल लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुनते होंगे और इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है यूनेस्को। इस यूनेस्को की एक काउंसिल है और उस काउंसिल का नाम है आईसीसी। ध्यान रखना, आईसीसी आप दो तीन जगहों पर देखोगे। एक आईसीसी आप देखते होगे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, एक देखते होगे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, और एक आईसीसी यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगी यूनेस्को की इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल। ठीक है, तो इस काउंसिल ने एक प्रोग्राम जो है वो बनाया और उस प्रोग्राम में का फ्रेमवर्क तैयार किया और उस प्रोग्राम को कहा जाता है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, जिसको शॉर्टली मैब कहा जाता है। और इसी मैप के आधार पे यानी इसी प्रोग्राम के तहत बायोस्फीयर रिजर्व का कॉन्सेप्ट निकल के आया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बायोस्फीयर रिजर्व का कॉन्सेप्ट यूनेस्को के मैप प्रोग्राम के तहत हुआ है, के तहत आया है। और इसी आधार पे फिर पूरे वर्ल्ड में इसको जो है अप्लाई, यानी पूरे वर्ल्ड ने इसको अडॉप्ट किया और इस कॉन्सेप्ट को करके हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व की घोषणा करना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, सेंट्रल लेवल पे इसकी घोषणा की जाती है और ये जो प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, ये प्रोग्राम 1971 में स्टार्ट किया गया। देखो यहां से क्वेश्चन बनता है कि मैप प्रोग्राम कब स्टार्ट किया गया। ठीक है, मनुष्य एवं जैवमंडल प्रोग्राम या बायोस्फीयर प्रोग्राम जो है वो यूनेस्को के द्वारा स्टार्ट किया गया 1971 में, 1971 में। अब इसके तहत जो ये बायोस्फीयर रिजर्व होता है इसमें आप देखो कि ये नोटिफाइड एरिया होता है जो कि एक बहुत बड़े एरिया को कवर करता है। यानी क्या करता है? एक बड़े एरिया को कवर करता है और ये इतना बड़ा होता है कि हो सकता है कि इसके अंतर्गत कोई नेशनल पार्क आ जाए, हो सकता है इसके अंदर कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ जाए, या हो सकता है कि कोई छोटा मोटा रिजर्व ही आ जाए। ठीक है, यानी कोई रिजर्व मतलब जैसे फॉरेस्ट रिजर्व हो गया, तो ये रिजर्व वगैरह हो सकता है, नेशनल यानी ये बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत आ सकते हैं। तो अगर इन तीनों में हम लोग देखें तो सबसे बड़ा एरिया के अकॉर्डिंग कौन होगा? बायोस्फीयर रिजर्व। यानी बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत नेशनल पार्क भी हो सकता है, तो यानी एरिया के अकॉर्डिंग बायोस्फीयर रिजर्व क्या होगा? सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ पे आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि बायोस्फीयर रिजर्व का कॉन्सेप्ट जो है वो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम जो कि यूनेस्को के द्वारा चलाया गया और जिसकी ड्राफ्टिंग या जिसका डिजाइन जो है वो आईसीसी ने किया, जो कि 1971 में चलाया गया, उसी के आधार पे इस कॉन्सेप्ट को पूरे वर्ल्ड में अडॉप्ट किया गया। ठीक है, 1971 में। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये पॉइंट, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है और क्वेश्चन पूछा भी जाएगा कि जो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम होता है इसको कब चलाया गया। तो ये ध्यान रखना है कि लॉन्च किया गया 1971 में और ये जो है वो इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम है जिसका पर्पज जो है यानी जिसका उद्देश्य क्या है कि साइंटिफिक बेसिस पर हम कैसे
रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करें, किसके किसके बीच में, इंसानों के बीच में और उनके एनवायरनमेंट के बीच में। यानी इसका जो मेन जो एम है, यानी जो इसका मेन पर्पस है, जो टारगेट है, वो ये है कि साइंटिफिक तरीके से यानी वैज्ञानिक तरीके से हम कैसे लोगों का उनके पर्यावरण के साथ में कैसे रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करें। जैसे आप देखो कि इस समय बहुत ज्यादा हम लोग पर्यावरण के प्रति जो है वो हमारा पर्यावरण के साथ में जो रिलेशन है वो बहुत ज्यादा अनसाइंटिफिक हो गया है। यानी हम पर्यावरण को बहुत ज्यादा लॉस पहुंचा रहे हैं और उस लॉस का रिजल्ट फिर हमारे ऊपर दिखाई पड़ता है। तो ये ध्यान रखना, हम अगर एनवायरनमेंट को इफेक्ट करेंगे तो एनवायरनमेंट तो हमें क्या करेगा, दोबारा से इफेक्ट करेगा। और अगर एनवायरनमेंट या जो एटमॉस्फेयर हमें जो है वो इफेक्ट करता है तो हमें बहुत बड़ा लॉस होता है। और उसका अभी आपको सीधा एग्जांपल दिख रहा है कि इतनी ज्यादा हमारे देश में या पूरे वर्ल्ड में डिजास्टर्स आ रहे हैं और मैक्सिमम डिजास्टर जो है वो नेचुरल कॉजेज से आ रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रोग्राम जो है वो इसका मेन पर्पस जो है वो आपको समझ में आया होगा कि ये क्या है। और इसी आधार पे हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व को बनाने का को शुरू किए। अब यहाँ पे देखो कि बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है वो ऐसे यानी डिक्लेयर किया जाता है, एक एरिया को डिक्लेयर किया जाता है और इसमें 3 लेयर जो है वो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। यानी जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है इसमें 3 एरियाज होते हैं, जिसमें एक होता है कोर एरिया, एक होता है बफर एरिया और एक होता है मार्जिनल एरिया या ट्रांजिशनल एरिया। ठीक है, और इन तीनों एरिया को, क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया होता है बायोस्फीयर रिजर्व, तो इसमें पूरे में एक जैसे कानून नहीं लागू किए जाते, इनमें अलग अलग जो है वो नॉर्म्स को फॉलो किया जाता है। ठीक है, यानी अगर किसी एक एरिया का एक ऐसा क्षेत्र जहां पर सबसे ज्यादा घने बायोडाइवर्सिटी होगी तो उस एरिया को हम लोग क्या मानते हैं, कोर। यानी अगर आपको किसी एरिया को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित करना है तो उस एरिया को हम डिक्लेयर करेंगे, तो डिक्लेयर करने के दौरान उसमें 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये वाला एरिया जहां पर सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी यानी जीव जंतु पेड़ पौधे पाए जाते हैं, इस एरिया को कहा जाता है कोर एरिया। यानी क्या बोलते हैं इसको, कोर एरिया। और इस कोर एरिया को पूरी तरीके से प्रतिबंधित रखा जाता है यानी रिस्ट्रिक्टेड रखा जाता है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी एक्टिविटी अलाउड नहीं होती है किसी व्यक्ति की। ठीक है, यहाँ पे जो फॉरेस्ट पर्सनल्स होते हैं उन्हीं को परमिशन होती है जाने की, बाकी बाहरी लोगों को यहाँ पर जाने की परमिशन नहीं होती है। और ये किसी बायोस्फीयर रिजर्व का वो एरिया होता है जहां पर सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है, यानी सबसे ज्यादा जीव जंतु पाए जाते हैं। उसके बाद में जो कोर एरिया से बाहर का एरिया होता है, जो ये आपको दिखाई पड़ रहा है, इसको बफर एरिया कहा जाता है। यानी क्या बोलते हैं इसको, बफर जोन कहते हैं या बफर एरिया। और इस बफर जोन में कुछ नॉर्म्स को यानी कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ में परमिशन दी जाती है। यानी कुछ रिस्ट्रिक्शन होता है लेकिन साथ में यहाँ पर परमिशन दी जाती है, यहाँ पर लोगों को कुछ परमिशंस दी जाती हैं, उसको भी हम लोग देख रहे हैं कि कौन कौन सी परमिशंस दी जाती हैं। तो आपने देखा कि कोर पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्टेड, बफर जोन में परमिशन दी जाती है, और जो ये ट्रांजिशनल जोन होता है यहाँ पे आपको कोऑपरेशन के साथ में यहाँ पर इंसानों को रहने वगैरह की भी परमिशन दी जाती है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा छूट दी जाती है। तो किसी भी जो है बायोस्फीयर रिजर्व में जो ट्रांजिशनल एरिया होता है वहां पे छूट सबसे ज्यादा होती है, बफर एरिया में छूट उससे कम होती है, और जो कोर एरिया होता है वहां पे छूट सबसे यानी है होती ही नहीं है किसी प्रकार की छूट। तो अक्सर जो नेशनल पार्क वगैरह होते हैं वो किसी भी बफर जोन के सेंटर पार्ट में होते हैं, कोर का पार्ट होते हैं, जहां पर किसी को जाना वगैरह अलाउड नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। और नेशनल पार्क में जाने के लिए आपको परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है, वहीं पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जाने के लिए आपको कोई परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यहाँ पर आपको अगर ट्रांजिशनल जोन में रहना है तो परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, अगर आपको बफर जोन में जाना है तो रिक्वायरमेंट होती है। और कोर जो एरिया में बहुत ही कम यानी जाने की आवश्यकता ही नहीं होती और वहां पे जाना नहीं दिया जाता है। ठीक है, और अगर जाने भी दिया जाएगा तो वहां पे स्ट्रांगली परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये आपने देखा कि जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, और तीनों पार्ट में कोर बफर कोर जोन, ठीक है, यानी कोर एरिया, बफर जोन और ट्रांजिशनल या मार्जिनल जोन में डिवाइड किया जाता है। जिसमें आपको क्लियर होगा कि कहाँ पे रिस्ट्रिक्शन ज्यादा होता है, उससे कम कहाँ होता है और सबसे कम कहाँ पे होता है। तो इधर से अगर आप सेंटर से बाहर की तरफ जाओगे तो रिस्ट्रिक्शन कम होते चले जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद में देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि कोर एरिया में क्या क्या चीजें हैं जो कि हमें बताई गई हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि कोर एरिया जो है
वो क्या करता है, एक सुटेबल हैबिटेट होता है और बहुत सारे किसका, प्लांट का और एनिमल का, यानी एक जो है सुटेबल हैबिटेट यानी आवासीय स्थल होता है ढेर सारे प्लांट और यानी प्लांट का और जो है एनिमल्स का, जिसमें प्रेडेटर भी होते हैं और प्रेज भी होते हैं। और इसमें अक्सर वो जो है स्पीसीज होते हैं जो कि एंडेमिज्म को फॉलो करते हैं, एंडेमिज्म होते हैं, यानी जो इसमें ऐसे जीव जो पर्टिकुलर किसी एक जगह पर ही पाए जाते हैं, उसी रीजन की उनकी खासियत होती है। तो ऐसे जीवों को जो है वहां पे वो सेंट्रल पार्ट होता है जहां पर ये पाए जाते हैं। तो यानी कोर एरिया जो है वो इंपॉर्टेंट रीजन होता है, बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन होता है, इसलिए इसको कंजर्व किया जाता है। अब यहाँ पे देखो, कोर एरिया कंजर्व द वाइल्ड रिलेटिव ऑफ द इकोनॉमिक स्पीसीज, ठीक है, रिप्रेजेंट इंपॉर्टेंट जेनेटिक रिजर्वायर्स हैविंग एंड द एक्सेप्शनल साइंटिफिक इंटरेस्ट। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि ऐसे जीवों को रखा जाता है जिनकी इकोनॉमिक जो है स्पीसीज है, साथ ही साथ में जो जेनेटिक रिजर्वायर्स होता है उसको रोका, मतलब कंजर्व किया जाता है। जेनेटिक रिजर्वायर्स का मतलब होता है कि कोई ऐसे जीव हैं जो कि नेचुरली पाए जाते हैं, अगर उनको हम नहीं कंजर्व करेंगे या उनको नहीं रोका जाएगा तो हो सकता है उनकी मात्रा रैपिडली डिक्रीज कर जाए, या उनकी पोचिंग हो जाए, या उनकी इलीगल हंटिंग हो जाए। इस टाइप से कई सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से उनकी संख्या कम हो जाती है। तो इसलिए उनको हम लोग कंजर्व करने की बात करते हैं, उनको जरूरी है कंजर्व करना। और फिर आप देखो कि कोर जोन में अक्सर क्या होता है, सेंचुरी होती है, प्रोटेक्टेड एरिया होता है, रेगुलेटेड एरिया होता है। ठीक, तो ऐसे कंडीशन में या नेशनल पार्क होता है, तो कोर एरिया जो होता है वो सबसे ज्यादा यहाँ पे जो है बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर या रखता है। ठीक है, उसके बाद में जो बफर जोन होता है, बफर जोन में हम लोगों ने पहले डिस्कस किया कि बफर जोन में कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ में परमिशन दी जाती है, और यहाँ पर लोग आकर के कुछ एक्टिविटीज जो है वो परफॉर्म करते हैं। जैसे टूरिज्म हो गया, कौन कौन सी एक्टिविटीज करते हैं, जैसे कि वैल्यू एडिशन टू द जो है वो अ, अपने जो रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज का यूज कर सकते हैं, कि जैसे आप एग्रीकल्चर कर सकते हो यहाँ पे जा करके, आप यहाँ पे जो है वो फूड या फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हो, जैसे आप शहद ले सकते हो, आप जाकर यहाँ से टिम्बर ले सकते हो। तो ये सारी चीजों की परमिशन दी जाती है। तो यहाँ पे देखो आप कि यहाँ से रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन आप कर सकते हो, साथ ही साथ में टूरिज्म को भी यहाँ पे अलाउड किया जाता है, फिशिंग को अलाउड किया जाता है, ग्रेजिंग को अलाउड किया जाता है, यानी आप किसी चीज को यानी जानवरों को चरा सकते हो। नेशनल पार्क में ये जनरली अलाउड नहीं होती, जैसे टूरिज्म वगैरह जो होते हैं वो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, कुछ ही एरिया के लिए अलाउड किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे बफर जोन में ये टूरिज्म को अलाउड किया जाता है। ठीक, तो इसका भी जो जो इसको परमिशन दी जाती है उसके लिए भी आपको कुछ एक्टिविटीज या कुछ जो है वो गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है। साथ ही साथ में अगर आपको कोई रिसर्च एक्टिविटीज करनी है जो कि एजुकेशनल एक्टिविटी है, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर परमिशन दे दी जाती है। यानी बफर जोन में अगर आपको रिसर्च करना है या कोई एजुकेशनल एक्टिविटी करनी है तो उसके लिए आपको परमिशन यहाँ पे दी जाती है। तो यानी आप यहाँ पर जाकर के ये सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, बफर जोन में। और जो ट्रांजिशनल जोन होता है या ट्रांजिशन जोन होता है, ये ट्रांजिशन जोन ऐसा होता है जहां पर कुछ गाइडलाइन को फॉलो किया जाता है, लेकिन यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन सबसे कम होते हैं। यानी यहाँ पर आदमी अपना पूरा घर वगैरह बना करके रह सकता है, यानी सेटलमेंट कर सकता है, अपना पूरा खेत जैसे नॉर्मल जगह पर रहता है वहां यहाँ पर कर सकता है। और जितनी भी चीजें हैं उसको आपको करना है, बस ध्यान क्या रखना है कि आपको नेचर के साथ में हार्मोनी बना के रखना है। ठीक है, यानी अगर आप ट्रांजिशन जोन में हो तो आप ऐसा कोई एक्टिविटी नहीं करोगे जो कि जो है अननेचुरल हो या नेचर को हार्म पहुंचा सके। तो ऐसे में उनके ऊपर थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन होता है। जैसे अगर आप बिल्कुल बाहर हो तो आप कई बार ऐसा होता है कि आप ऐसी एक्टिविटी कर देते हो जो नेचर को हार्म पहुंचाती है, फिर भी आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता है। जैसे आप देखो कि जो हमारे यहाँ पे जब क्रॉप्स जो है कट जाती हैं, तो जो उनका रेजिडुअल बचता है यानी जो उनका अवशेष बचता है उसको लोग जला देते हैं। बार बार बोला जाता है कि नहीं जलाना है, नहीं जलाना है, फिर भी जला देते हैं। लेकिन अगर आप ट्रांजिशन जोन में रहोगे, आप ऐसी एक्टिविटी करोगे तो आपके ऊपर एक्शन भी हो सकता है। तो यानी वहां पे बाकी जगहों के कंपैरिजन में थोड़े से नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ता है, लेकिन आप फ्री होते हो वहां पे एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए ट्रांजिशन जोन में। और इस आधार पे जो है वो पूरे के पूरे बायोस्फीयर को ही क्या किया जाता है, कंजर्व किया जाता है। उसमें चाहे जो भी पाया जाए, कोई जीव पाया जाए, कोई पेड़ पौधा पाया जाए, कोई जनजाति पाया जाए, इन सब की को संरक्षित करने का प्रयास किया जाता है बायोस्फीयर रिजर्व में। तो अब यहाँ पे कहने का मतलब क्या हुआ कि बायोस्फीयर रिजर्व का जो कॉन्सेप्ट है वो ज्यादा ब्रॉड है। यानी बायोस्फीयर रिजर्व में जो कॉन्सेप्ट है वो ज्यादा है, यानी इसका एरिया ज्यादा है।
और इसके अंतर्गत नेशनल पार्क भी हो सकता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हो सकती है। तो ये सारी चीजें होती हैं। इसकी तुलना में नेशनल पार्क जो है वो का एरिया लगभग कम होता है, और सबसे कम एरिया जो होता है वो किसका होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। लेकिन आप देखो कि रिस्ट्रिक्शन सबसे ज्यादा, अगर कोई पूछे कि सबसे ज्यादा जो प्रतिबंध है वो कहाँ पे लगता है, तो वो कहाँ पे, नेशनल पार्क में सबसे ज्यादा जो है वो रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व में सभी जगहों पर रिस्ट्रिक्शन सेम नहीं होता है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग रिस्ट्रिक्शन होता है। तो जैसे नेशनल पार्क में कंप्लीटली रिस्ट्रिक्शन होता है, वैसे बायोस्फीयर रिजर्व में कहाँ पर होता है, कोर में होता है। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम परमिशन दी जाती है। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो भी पॉइंट है आपको वो सारे पॉइंट ध्यान रखने हैं कि यहाँ पे सिर्फ जीव जंतु को संरक्षित करने का प्रयास किया जाता है, लैंडस्केप को, कल्चरल एक्टिविटीज को, ये सबको नहीं, यहाँ पे उनको भी किया जाता है और यहाँ पे सभी को किया जाता है। तो आई होप आपको ये डिफरेंसेस समझ में आए होंगे कि क्या डिफरेंस है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, नेशनल पार्क में, बायोस्फीयर रिजर्व में, और फिर आपको ये चीजें क्लियर रखनी है। अगर किसी को कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को जो है वो लिख दीजिएगा, वो डाउट आपका सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अब इस वीडियो को देखने के बाद में अब आप लोग जो है वो, जो हम लोग एक सीरीज स्टार्ट किए हैं जिसमें एक एक स्टेट का नेशनल पार्क पढ़ेंगे, उसको आप पढ़ो, तो वहां पे आपको ज्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी। थैंक यू।